नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी निरंतर रूप से बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। मेरा नाम है उपासना श्रीवास्तव और स्वागत है आप सभी का आपके प्लेटफ़ॉर्म परीक्षा जंक्शन पर, जहाँ हम एसएससी एग्ज़ामिनेशन और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन के ज्योग्राफी सब्जेक्ट को जो है पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने हमारे पहले चैप्टर को खत्म किया हुआ है। अब हम हमारा दूसरा चैप्टर यूनिवर्स को शुरू कर चुके हैं और प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे जैसे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के विषय में यहाँ पर हम पढ़ रहे थे और यहाँ हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट्स और थियरीज को डिस्कस किया हुआ था। यही हम लोगों ने बात किया हुआ था द बिग बैंग थियरी की। और कल की क्लास में हम लोगों ने बात किया हुआ था ब्लैक होल के विषय में। ब्लैक होल जो है वो क्या है? तो सबसे पहले हम एक छोटा क्विक रिवीजन लेंगे हमारी प्रीवियस क्लास का और इसके बाद आज हम स्टार के विषय में जो है पढ़ेंगे कि जो तारे हैं इसमें हमारे सोलर सिस्टम को आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि स्टार को हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ है अपनी पिछली कक्षाओं में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। लेकिन कल की क्लास में हम लोगों ने बात किया हुआ था ब्लैक होल के विषय में। ब्लैक होल जो है वो क्या होते हैं? और यहाँ हम लोगों ने देखा हुआ था कि ब्लैक होल या से हम हिंदी में कृष्ण विवर्त या कृष्ण चित्र के नाम से जानते हैं। एक्चुअल में ये एक ऐसी जगह या यूनिवर्स में उपस्थित एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी जगह होती है जहाँ से लाइट भी escape नहीं कर सकती। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज़्यादा है कि जितनी भी चीज़ें हैं उसे ये अपनी ओर बहुत ही तेज़ी से देता है, जिस कारण से इवन जो लाइट है, अगर आप यहाँ पर लाइट का फोकस भी देंगे तो भी आपको वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा देखने के लिए मिलेगा। इस कारण से और ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? ये सारी चीज़ें हो रही हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पर जो एरिया है, ये जो हिस्सा है ब्लैक होल, इसमें का जो सेंटर है जिसके विषय में हमें कुछ नहीं पता, इसे हम नाम देते हैं सिंगुलैरिटी का, यानी लक्षणता का। लक्षणता यानी कि ऐसी कोई भी चीज़ हमें ना पता हो, इसे हम नाम देते हैं सिंगुलैरिटी। और यहाँ पर जो कि बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है, तो इस कारण से इसके विषय में हम कुछ खोज नहीं कर पाते। और क्यों ऐसा है? क्योंकि इस जगह पर ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम है, यानी कि यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो अत्यधिक है। इस कारण से कोई भी चीज़ हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देती या जितनी चीज़ें होती हैं वो इसकी ओर खींची जाती हैं। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि जो बाउंड्री है जिसे हम नाम देते हैं इवेंट होराइजन का, और इवेंट होराइजन को ही हम बोलते हैं कि ये जो है ये ब्लैक होल की बाउंड्री है जिसके बाहर लाइट भी एस्केप नहीं हो सकती। लाइट और इसके बाद हम लोगों ने देखा हुआ था ये कुछ इस तरीके की। और इसके बाद जो थोड़े बहुत जो ब्रह्मांड होता है उसमें जो चीज़ें होती हैं, तो ये होता है हमारे ब्लैक होल के विषय। यही हम लोगों ने देखा हुआ था कि जो ब्लैक होल होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। तो कौन-कौन से? पहले पहला होता है सॉरी स्टेलर ब्लैक होल। पहले क्या है? स्टेलर ब्लैक होल। स्टेलर ब्लैक होल एक ऐसे ब्लैक होल होते हैं जब कोई बड़ा तारा या कोई ऐसा तारा जिसका मास 3 सोलर मास से ज़्यादा है, जब कभी ऐसे तारे की डेथ होगी तो वो स्टेलर ब्लैक होल के रूप में आपको देखने के। तो जो स्टेलर ब्लैक होल होते हैं ये डेथ ऑफ स्टार के कारण बनते हैं, यानी कि किसी तारे की जब मृत्यु होती है तब इनका निर्माण होता है। और दूसरा हम लोगों ने देखा हुआ था जिसे हम बोलते हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल। सुपर मैसिव ब्लैक होल इंग्लिश में से हम सेम ही लिखते हैं। ये एक ऐसे ब्लैक होल होते हैं जब कभी 2 या 2 से अधिक जो ब्लैक होल्स हैं जब ये आपस में मर्ज होते हैं, जब आपस में मिलते हैं, तो इस कारण से ब्लैक होल्स का फॉर्मेशन होता है। मान लीजिए एक ब्लैक होल ये है और दूसरा ये है। जब कभी ऐसे 2 ब्लैक होल्स आपस में मिलेंगे तो इनसे सुपर मैसिव ब्लैक होल का निर्माण होता है। और हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि जो
हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? दुग्ध मेला। इस मिल्की वे गैलेक्सी में जो केंद्र में ब्लैक होल है जिसका नाम है सजिटेरियस। का क्या नाम है? सजिटेरियस। शॉर्ट में इसे हम बोलते हैं SGR। और ये हमारे मिल्की वे केंद्र में है, जो कि मिल्की वे के केंद्र से लगभग 27,000 किलोमीटर की दूरी पर है। और यही हम लोगों ने बात किया हुआ था मेसियर 87 के। सुपर मैसिव ब्लैक होल का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कौन सा? मेसियर 87। पिक्चर अभी रिसेंट वैज्ञानिकों के द्वारा जो है निकाली गई है या फिर बनाई गई है। ये था ब्लैक होल के विषय। आइए अब हम आज की क्लास में को शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं सबसे पहले कॉन्स्टिलेशन। ये जो टॉपिक था छूट गया था, कोई बात नहीं, यहाँ पर आज हम पढ़ लेते हैं कॉन्स्टिलेशन। हम हिंदी में बोलते हैं तारा मंडल। अब इसके नाम को देखिए, समझ में आता है कि तारों का एक मंडल होगा या ये तारों का एक समूह होगा। तारा मंडल। देखिए, जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिलेशन यानी कि तारा मंडल की, तो मंडल क्या होता है? कोई भी जगह या कोई भी चीज जिसमें कई चीजें जो है आपस में जुड़, तो उनसे एक मंडल, एक सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। जैसे सोलर सिस्टम की जब हम बात करते हैं, तो इसके केंद्र में है सूर्य और इसके चारों ओर जो रिवॉल्व करता है वो अलग अलग प्रकार की बॉडीज रिवॉल्व करती हैं। एस्टेरॉयड भी है और प्लैनेट्स भी मौजूद हैं। तो इस प्रकार से अगर आप यहाँ पर देखिए तो हमें लग रहा है कि ये तारे, अगर कुछ तारे मिल करके एक सिस्टम या फिर एक आकार ले लें, तो ऐसे जो तारों का समूह रहेगा या स्पेसिफिक पैटर्न वाले जो तारे रहेंगे, उन्हें हम तारामंडल जो है कहते हैं। कभी-कभी अगर आप लोग रात में देखे होंगे, आप लोगों ने रात्रि आकाश के तारों को देखा होगा, तो आप लोग उससे डिज़ाइन अपने दिमाग में बना लेते हैं, पैटर्न जो है बना लेते हैं। यहाँ पर आपको कुछ अलग-अलग इमेजेस दिख रही हैं। किसी को फूल दिख जाता है, किसी को भालू दिख जाता है। तो इस प्रकार से अलग-अलग इमेज हम अपने आप जो है ड्रॉ कर लेते हैं, अलग-अलग तारों को जोड़ करके। जैसे मान लीजिए एक तारा यहाँ है, दूसरा तारा यहाँ है, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ और पाँचवाँ यहाँ। अब अगर इन सारे तारों को आपस में मिला दिया जाए, तो इस स्पेसिफिक पैटर्न हमें देखने के लिए, ये हमें कुछ जानवर जैसी संरचना लग रही है कि कोई जानवर ऐसा खड़ा है। ये जानवर एक्चुअल में नहीं, लेकिन लगभग हमें उस जैसी संरचना हमें देखने के लिए, इस प्रकार से अगर कोई दूसरे तारे हैं, कुछ इस प्रकार तारा है और आप अगर इसको आपस में मिला दें, ये ट्रायंगुलर शेप में आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो ये तारों के स्पेसिफिक पैटर्न्स होते हैं जो कि कुछ तारों के समूहों से मिलकर के बने हुए, तारों के मिलकर आपस में बने हुए होते हैं। तो इसे इस कारण से कॉन्स्टिलेशन जो होता है, इसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ स्टार। और ये हमें पृथ्वी से देखने के लिए हम इसे बोल सकते हैं कि पृथ्वी से देखने वाले तारों की एक विशेष या तारों के समूहों की
तारों के मुंहों की एक विशेष आकृति या आकार। आकृति या आकार जो हमें कहाँ से देखने के लिए मिलता है? पृथ्वी से देखने के लिए मिलता है। हम इसे बोल सकते हैं इंग्लिश में हम बोल सकते हैं स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ अ स्टार stars which have specific patterns और डिजाइन। और जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिलेशन के विषय में, तो हम लोगों ने देखा कि ये कैसे होते हैं, कुछ अलग-अलग प्रकार के संरचनाओं वाले। जब हम बात करते हैं तो आप लिख सकते हैं कि जो तारामंडल होते हैं, जो कॉन्स्टिलेशन, इसमें जो सबसे बड़ा तारा है या लार्जेस्ट जो कॉन्स्टिलेशन है, वो है क्या? सर्वाधिक बड़ा तारामंडल। ये है हाइड्रा। ये है हाइड्रा। अलग-अलग प्रकार के तारामंडल होते हैं, अलग-अलग प्रकार के पैटर्न्स हमें के लिए मिलते हैं, जिनका वैज्ञानिकों के द्वारा अलग-अलग जो है नाम बताया गया है। तीसरा जो सबसे छोटा तारामंडल है, उसका नाम है क्रक्स। स्मॉलेस्ट कॉन्स्टेलेशन क्या है? सर्वाधिक छोटा ता तारामंडल। ये क्या है? इसका नाम है क्रक्स। इसमें सिर्फ 4 तारे जो है हमें देखने के लिए मिलते हैं। लिख सकते हैं ग्रुप ऑफ 4 स्टार। और कुछ दूसरे भी तारामंडल हैं, जैसे अर्सा माइनर, अर्सा माइनर, अर्सा मेजर,
जैसे तारामंडल शामिल हैं। और जो पोलर स्टार है, पोलरिस स्टार या जिसे हम नदर्न स्टार के नाम से जानते हैं, ध्रुव तारा, ये इसी अर्सा माइनर का एक पार्ट है। तो इसे हम लिख सकते हैं, इसमें क्या शामिल है? पोलरिस या नदर्न स्टार। ये है तारामंडल के, जहाँ पर हम लोगों ने देखा तारामंडल जो है वो मुख्य रूप कुछ तारों का समूह है, या कह सकते हैं आकार या विशेष आकृति वाले तारों का समूह, जो कि हमें पृथ्वी से देखने के लिए मिलता है। और ये जो तारामंडल है, इसमें कुछ तारामंडल जिनका नाम दिया गया है, जो सबसे बड़ा तारामंडल है उसका नाम है हाइड्रा, सबसे जो छोटा तारामंडल है उसका नाम है क्रक्स, और जो दूसरे तारामंडल हैं जैसे अर्सा माइनर और अर्सा मेजर, इसमें पोलरिस स्टार या नदर्न स्टार इसी अर्सा माइनर का एक पार्ट है, जिसे हम हिंदी में लघु सप्तऋषि अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं अर्सा माइनर, जिसे हम लघु सप्तऋषि। ये 7 तारों का एक समूह है, इस कारण से हम लोग सप्तऋषि के नाम से जानते हैं, और ये है अर्सा मेजर। चलिए, ये है तारामंडल के बाद आज हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हम देखने जा रहे हैं हमारे सोलर सिस्टम में सौर मंडल के विषय में। तो देखिए, जब हम बात करते हैं सौर मंडल की या सोलर सिस्टम की, तो सौर मंडल जो है या जो सोलर सिस्टम है, ये मुख्य रूप अलग-अलग ग्रहों या कह सकते हैं 8 ग्रहों, लगभग 170 से ज़्यादा सैटेलाइट्स का एक समूह है। आपने देखा होगा जब कभी कि जब हम बात करते हैं सन की, क्योंकि हमारा जो रिस्पेक्टिव स्टार है या पृथ्वी का जो अ, मेन तारा है या कह सकते हैं जो मुख्य तारा है, वो क्या है? वो सूर्य है। और इस सूर्य के चारों ओर इलिप्टिकल पाथ को फॉलो करते हुए हमारी पृथ्वी है। इसके अलावा यहाँ पर इसके चारों ओर अलग-अलग प्लैनेट्स, अलग-अलग सैटेलाइट्स जो है वो क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं चारों ओर। और जब कभी सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कभी तो ऐसा समझिए कि जब हम बात करते हैं सन की, तो देखिए जो सन है, सूर्य है, इसका इनफाइनाइट टेम्परेचर और इनफाइनाइट डेंसिटी के अलावा इसकी इनफाइनाइट प्रेशर है, और इसका जो मास है वो लगभग 99.8% का जो मास है उस पूरे सोलर सिस्टम में लगभग 99.8% मास के साथ में ये एग्जिस्ट करता है। इस कारण से और जितने दूसरे सेलेस्टियल बॉडी हैं, ये भी चाहे वो प्लैनेट्स हों या एस्टेरॉइड वगैरह हों, ये सिर्फ 0.2% में शामिल हैं। इस कारण से है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी, इसका बहुत ही ज़्यादा होगी, और इस अत्यधिक ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अराउंड जितने भी सेलेस्टियल बॉडी हैं, चाहे वो कोई भी सेलेस्टियल बॉडी हो, चाहे वो अर्थ हो या फिर कोई भी दूसरी बॉडी, वो इसके अराउंड इलिप्टिकल पाथ में को फॉलो करते हैं या इसकी चक्कर जो है लगाते हैं। और इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो अर्थ या जितने दूसरे सेलेस्टियल बॉडी हैं, वो सारे इस सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, जिस कारण से यहाँ पर हमें सन देखने के लिए मिलता है। सूर्य जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो बॉडी हैं उनको अपनी तरफ खींचता है, और जो दूसरे सेलेस्टियल बॉडी हैं
ये इनके भी पास में क्या है, इनके भी पास में ग्रेविटेशनल फोर्स है, प्लस ये हमसे काफ़ी ज़्यादा दूरी पर, या कह सकते हैं से इसकी जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है, जिस कारण से हमेशा सूर्य और दूसरी जितनी भी सेलेस्टियल बॉडी हैं, उनके बीच में एक बैलेंस मोड देखने के लिए मिलता है। तो इस कारण से सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसके आसपास उपस्थित जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी सैटेलाइट्स हैं, उनके बीच में एक मंडल, एक सिस्टम का निर्माण होता है, जिसका नाम देते हैं सोलर सिस्टम का। इसे क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं सोलर सिस्टम। और ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि सोलर सिस्टम की परिभाषा क्या है। यहाँ पर बताया गया कि द सिस्टम ऑफ 8 प्लैनेट्स, मोर देन 170 सैटेलाइट्स एंड इन्यूमरेबल सेलेस्टियल बॉडीज, जिसमें क्या-क्या चीजें शामिल हैं? 100 प्लैनेट्स शामिल हैं, एस्टेरॉइड्स, मेटेओर्स और भी जितनी भी वो सारी चीजें रिवॉल्विंग अराउंड द सन एंड इट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट इज कॉल्ड द सोलर सिस्टम। ब्रह्मांड में उपस्थित, या कह सकते हैं हमारे सोलर जो सिस्टम है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण लगभग 8 प्लैनेट्स और 170 सैटेलाइट्स से ज़्यादा सैटेलाइट्स, जो कि जिसमें इन्यूमरेबल सेलेस्टियल बॉडीज, जिसमें डॉर्फ प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड, मेटेओराइट्स और ये सारी चीज़ें जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही हैं। इनसे बने मंडल को हम सोलर सिस्टम या सौर मंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है? जब हम बात करेंगे सोलर सिस्टम की, तो यहाँ हम देखेंगे कि बीच में ये हमारा सन है, और इस सन के बाद में यहाँ पर जो प्लैनेट्स का जो सीरीज चलता है, जिसमें अर्थ है, यहाँ पर बुध है, सन है, यहाँ पर है मरकरी, फिर अर्थ है, और जितने भी दूसरे सेलेस्टियल बॉडी हैं या प्लैनेट्स हैं, 4 प्लैनेट्स हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको ढेर सारे छोटे-छोटे धूल कणों और गैसेस का एक समूह आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसे हम नाम देते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट। ये सारे जो है, ये ढेर सारे एस्टेरॉयड्स हैं। जब हम एस्टेरॉयड्स के विषय में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये एक चट्टानी टुकड़े होते हैं, मुख्य रूप से डस्ट पार्टिकल और गैसेस से। तो आपको इसके बीच में जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं 4, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इसके बाद आपको ये सीमा देखने को है एस्टेरॉइड्स की, जिसे हम एस्टेरॉयड बेल्ट के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ हम सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो दूसरे गैसियस प्लैनेट्स हैं, की जो है शुरुआत होती है। प्लैनेट्स पढ़ेंगे तो वहाँ हम देखेंगे, और यही कारण है कि सोलर सिस्टम में ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी, और इस सोलर सिस्टम टॉपिक में हम इन सारी चीज़ों के विषय में डिस्कस करेंगे। तो ये है सोलर सिस्टम के विषय में। और यहाँ पर ये क्यों होती हैं? क्योंकि यहाँ पर सन का ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, सन्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज द मेन अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द सोलर सिस्टम। मैंने आपको बताया जो सूर्य है उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका जो मास है, वो कितना है? 99.8%। और हमने पढ़ा हुआ था अपनी क्लास में, किसी भी चीज़ का अगर मास, किसी भी चीज़ का अगर द्रव्यमान ज़्यादा है तो इसके कारण से उस चीज़ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी? ज़्यादा होगी। और यहाँ पर भी आपको यही चीज़ देखने के लिए मिलेगी। सूर्य है, सूर्य का द्रव्यमान जो है इस सोलर सिस्टम का 99.8% हिस्सा कवर करता है। इस कारण से इसका मास बहुत ज़्यादा है, तो इस कारण से इसकी ग्रेविटी क्या होगी? ग्रेविटी भी क्या होगी? बहुत ही ज़्यादा होगी, और यही जो है यहाँ पर मेन अट्रैक्शन फोर्स का काम करता है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सूर्य के मास के विषय में, कि ये पूरे सोलर सिस्टम का लगभग 99.8% मास जो है कवर करता है। उसके बाद आवर सोलर सिस्टम इज पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी 27,000 लाइट ईयर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। जो सूर्य है, ये मिल्की वे के केंद्र से, या मिल्की वे जो गैलेक्सी है, तो मिल्की गैलेक्सी है, के केंद्र से दूरी है सूर्य की, ये लगभग 27,000 किलोमीटर की है। ये हम लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा हुआ था इसके बारे में। ये है सोलर सिस्टम। अगर आपको इसकी हिंदी लिखनी तो आप लिख सकते हैं
इसमें हम लिख सकते हैं कि जब सोलर सिस्टम या सौर मंडल सौर मंडल 8 ग्रह 8 ग्रहों 170 से अधिक 170 से अधिक उपग्रहों यानी कि सैटेलाइट्स और और दूसरे सेलेस्टियल बॉडी या आकाशीय तो आकाशीय पिंडों से बने या विद मंडल हैं का आप यही लिख लीजिएगा क्योंकि डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है आपसे। जो चीज़ें पूछी जाएँगी वो मैं आपको बता दूँगी। जैसे जैसे आपसे ये पूछा जा सकता है कि सूर्य का मास जो है वो कितना, तो सूर्य का मास जो है वो 99.8% है सोलर सिस्टम में उपस्थित सूर्य का, और इसकी जो दूरी है मिल्की वे से ये 27 1000 लाइट ईयर की दूरी पर जो है स्थित है। इसके बाद ये देखिए, यहाँ पर आपको दिखाया गया है इमेज के माध्यम से, ये हमारा सन है, हमारा सूर्य है, और अब देखिए सीरीज़ चल रही है। अभी जब हम लोग प्लैनेट्स पढ़ेंगे, वहाँ पर हम लोग 2 प्रकार से इसको देखेंगे। पहला तो एक डायरेक्शन के पर होता है, सॉरी डिस्टेंस के आधार पर कि प्लैनेट्स जो होते हैं जमानी पड़ती है या बनानी पड़ती है, और दूसरा होता है आकार के आधार पर, यानी कि कौन से सबसे छोटे प्लैनेट्स हैं, कौन से सबसे बड़े प्लैनेट्स हैं, इसके आधार पर। तो आप ये इमेज को अगर देखिए, ये है हमारा सन, बाद है मरकरी यानी बुध, वीनस, शुक्र, अर्थ, मार्स। इसके बाद मैंने इस एस्टेरॉयड बेल्ट की बात की हुई कि यहाँ पर देखिए आपको छोटे-छोटे ढेर सारे चट्टानी टुकड़े दिख रहे होंगे। ये जो है पूरी संरचना, इसे ही हम बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट। और इसके पहले के ये जितने भी प्लैनेट्स हैं, बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स क्यों बोल रहे हैं? यहाँ पर आपको स्थलखंड देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रॉकी डेब्रिस से मिलकर के बने हुए हैं, इस कारण से यहाँ हम खड़े हो सकते हैं। इस कारण से इसे टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। और एस्टेरॉयड बेल्ट के बाहर आपको जितने भी प्लैनेट्स दिख रहे हैं, चाहे वो जुपिटर हो, सैटर्न हो, यूरेनस या नेपच्यून, ये सारी चीज़ ये गैसियस प्लैनेट्स जो है वो कहे जाते हैं। इसमें जो मुख्य भूमिका है वो गैसों की है, इस कारण से। और आपको यहाँ पर देखिए कॉमेट्स वगैरह दिख रहे होंगे, ये है प्लूटो, जिसे बाहर कर दिया गया ग्रहों की के कैटेगरी से। इसके बाद ये जो है लास्ट का सीरीज़, ये आपको क्यूपर बेल्ट देखने के लिए मिल रहा होगा। और कहा जाता है कि जो क्यूपर बेल्ट है, वो हमारे सोलर सिस्टम का लास्ट बाउंड्री है, यानी इस क्यूपर बेल्ट के बाद जो सोलर सिस्टम है हमारा, उसकी सीमा जो है वो खत्म हो जाती है। ये एक इमेज है हमारे सोलर सिस्टम, और अभी हम सारी चीज़ों के विषय में आगे जो है वो पढ़ेंगे, सारे प्लैनेट्स के विषय में और बाकी जो भी चीज़ें हैं उनके विषय में। चलिए देखिए, ये है किस तरीके से जो प्लैनेट्स हैं के विषय में, कौन से प्लैनेट्स किस पर हैं। जैसे ये देखिए, ये हमारा सन है, ये है हमारा सूर्य, और जब हम बात करते हैं अर्थ की, ये देखिए ये हमारा अर्थ है। तो सूर्य से जो अर्थ की दूरी है, जब हम लोग पढ़ रहे थे मेजरिंग यूनिट्स को यूनिवर्स, वहाँ हम लोगों ने बात किया हुआ था एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। देखिए, सूर्य के केंद्र से जो पृथ्वी है वो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पर है। ये एक इमेज है जिसमें बताया गया है कि कौन से प्लैनेट्स की दूरी पर। अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे टॉपिक जो है द सन, यानी कि सूर्य के विषय में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब हम बात करने जा रहे हैं सूर्य की।
देखिए, जब हम बात करते हैं अब हमारा जो टॉपिक है वो है द सन। द जब हम बात करते हैं हमारे सन की, देखिए जो सूर्य है, सन है, सबसे पहला तो ये हमारे सोलर सिस्टम में उपस्थित एक तारा है, जो कि पृथ्वी और जितने भी दूसरे प्लैनेट्स हैं उनका रिस्पेक्टिव स्टार है, क्योंकि यहीं से जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी एस्टेरॉइड्स हैं, इन सबको यहीं से एनर्जी, यहीं से ऊष्मा जो है हमें देखने के लिए। तो सन जो है ये हमारा एक तारा है, स्टार है, और जिसका मास, जिसका इनफाइनाइट डेंसिटी, फाइनाइट प्रेशर और फाइनाइट टेम्परेचर है। और ये जो स्टार है का मास जो है, का जो मास है ये लगभग 99.8% परसेंट, और जितने दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनका जो मास है वो सिर्फ 0.2% से भी दूसरी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, वो सारी चीजें शामिल हैं। जब हम बात करते हैं सन की, तो इसमें अत्यधिक घनत्व, प्रेशर और तापमान के कारण यहाँ पर हमें न्यूक्लियर फ्यूजन देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर क्या देखने के लिए है? न्यूक्लियर फ्यूजन की घटना। और हमने पढ़ा हुआ था कि जो तारे होते हैं वो मुख्य रूप से डस्ट पार्टिकल्स और गैसेस के समूह होते हैं। यानी कि जो हमारा तारा है, यानी ये भी इसी तरीके से बना होगा, क्योंकि ये भी एक तारा है। तो जो सन है ये बना है मेड अप विद मिल करके बना हुआ है ये डस्ट पार्टिकल्स और गैसेस से, यानी कणों और और गैसेस। जब ब्रह्मांड में ढेर सारे धूल कण थे, गैसेस थे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण और दूसरी जो फोर्सेस थी के कारण ये आपस में बनना शुरू हुआ। धीरे-धीरे करके ये लगभग गोलाकार वाली संरचना बनना शुरू हो गए। और चूँकि जब हम बात करते हैं स्टार की, जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम देखने के लिए मिलता है, अगर हम इसकी कंपोज़िशन की बात करें, तो जो सन है उसमें उसमें 74% हीलियम, 23% हाइड्रोजन और हीलियम जो है शामिल है। जब हम इसके कंपोज़िशन की बात करते हैं, इसमें हाइड्रोजन से बड़ी भूमिका किसकी है? वो है हाइड्रोजन, जो कि हमारे सन में लगभग 74% मौजूद है। इसके बाद आती है हीलियम, जो कि 23% अवेलेबल है, मौजूद है। और सिर्फ 2% से हैं अदर चीज़ें, वो सिर्फ 3% में मौजूद है। और ये सारी चीज़ें मिल करके इसका क्या बना रही हैं? 100%। अब देखिए, चूँकि इसमें हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा है, हाइड्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इस कारण से। और इसके अलावा यहाँ पर टेम्परेचर, डेंसिटी और प्रेशर एक्सट्रीम लेवल का है। देखिए अब क्या हो रहा है, अब सूर्य बन चुका है गैस और धूल कणों के कारण। अब क्या होगा, अब उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन की घटना होना शुरू हो जाएगी। और हमने पढ़ा हुआ था कि जब न्यूक्लियर फ्यूजन में 4 हाइड्रोजन एटम आपस में मिल हीलियम के एटम का फॉर्मेशन करते हैं, यहाँ पर भी यही होगा। यहाँ पर भी न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये आपस में मिलेंगे, और 4 हाइड्रोजन के एटम मिलने
कारण यहाँ पर हीलियम का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर हीलियम बनना शुरू, और जैसे ही यहाँ पर हीलियम बनेगी, यहाँ से लाइट या एनर्जी निकलना शुरू हो जाएगी। यहाँ से क्या इमिट होगी? लाइट या फिर एनर्जी हमें ना या मिलना शुरू हो जाएगी। जब हम बात करते हैं सन की, तो जो सूर्य है ये ये जो है, अब देखिए क्या हो रहा है, अब यहाँ पर ये चीज़ें होना शुरू हो गई हैं, और ये जो प्रोसेस है न्यूक्लियर फ्यूज़न की, ये हमें कोर में देखने के लिए मिलती है। तो हम बात करते हैं सूर्य, तो जो सूर्य है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के ज़ोन्स या 2 प्रकार के मुख्य लेयर्स में डिवाइड है, जिसमें अगर हम बात करें सूर्य के का जो सिस्टम है, पहले हम ये से लिख ले रहे हैं, फिर हम आगे लिखेंगे। सूर्य का जो सिस्टम है, अभी हमने पढ़ा हुआ था, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं सोलर सिस्टम। क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम। और इस सोलर सिस्टम में का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है? कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, क्योंकि देखिए मास बहुत ज़्यादा है, लगभग 99.8% मास क्या है? बहुत ही ज़्यादा है, और इस कारण से क्या होगा? इस कारण से कि जो ग्रेविटी होगी या ग्रेविटेशन जो फोर्स होगी, भी कैसी होगी? वो भी क्या होगी? बहुत ही ज़्यादा होगी, बहुत ही अत्यधिक। तो इस कारण से क्या होगा? इस कारण से यहाँ पर जो भी प्लैनेट्स हैं और जो भी दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, से निर्मित जो मंडल है, इसे हम नाम देते हैं का। जब हम बात करते हैं सन की स्ट्रक्चर की, ये तो हो गए इसके कंपोजिशन के। जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के विषय में, हमारा सूर्य है उसकी संरचना कैसी है? तो देखिए, जो सूर्य है ये मुख्य रूप से 2 लेयर्स में बटा हुआ है। जो है मुख्य रूप से 2 लेयर्स में बटा हुआ है। कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर मान लीजिए, ये अगर सन है, ये अगर सन है, तो जो सबसे आंतरिक जो संरचना है वो है कोर की। कोर के बाद आपको देखने के लिए मिलता है रेडिएटिव ज़ोन, इस लेयर को हम बोलते हैं, लेयर को हम बोलते हैं रेडिएटिव। अभी हम सारी चीज़ों को समझेंगे। उसके बाद जो तीसरी लेयर है, अभी देखिए अभी इंटरनल लेयर की बात हो रही है, ये है कोर, सबसे आंतरिक संरचना। क्या है? ये कोर। इसके बाद जो दूसरी लेयर है उसका नाम है रेडिएटिव ज़ोन। इसके बाद जो तीसरी संरचना है या तीसरा जो लेयर है, ये हम बोलते हैं कन्वेक्शन ज़ोन। क्या है? ये है ये है कन्वेक्शन ज़ोन की, यानी कि यहाँ पर क्योंकि संवहनीय धाराएँ चलती हैं, इस कारण से कन्वेक्शन ज़ोन कहते हैं। अभी हम सारी चीज़ों को समझेंगे। पहले हम एक इमेज ड्रॉ कर लें, इसके बाद जो है शुरू होता है चौथी लेयर, ज़्यादा ही बड़ा है। इसके बाद जो है वो शुरू होती है उसके बाद इसकी चौथी लेयर है, और ये है, ये लेयर्स बताती हूँ।
ये इसकी लेयर्स हैं। तो जब हम बात करते हैं लेयर्स की, कोर का हिस्सा, जब हम बात करते हैं सूर्य की और जब हम अंदर से बाहर की ओर निकलना शुरू होते हैं, मुख्य रूप 2 पार्ट्स में बटी हुई है। सबसे जो पहला है वो है इनर लेयर या फिर ज़ोन। आंतरिक संरचना जो है वो आंतरिक संरचना जो है वो मुख्य रूप से 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ये 3 हिस्सों में बटे हुए हैं। सबसे पहला जो है वो आता है कोर का हिस्सा, जब हम अंदर से बाहर की ओर निकल रहे हैं तब। देखिए यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे ध्यान दीजिए। तो जब हम बात कहाँ से कर रहे हैं? आंतरिक संरचना से हम बाहर की ओर निकलना शुरू हो रहे हैं। तो सबसे पहला जो पड़ेगा वो पड़ेगा कोर का हिस्सा। इसके बाद जो दूसरा हिस्सा है वो पड़ेगा या बी, ये है रेडिएटिव ज़ोन का। यहाँ पर रेडिएशंस चलती हैं इस कारण से। और जो तीसरा और आखिरी हिस्सा है इनर पार्ट का वो है सेक्शन, ये है कन्वेक्शनल ज़ोन। क्या है ये? कन्वेक्शन ज़ोन या कन्वेक्शनल ज़ोन। तो ये हुआ इंटरनल स्ट्रक्चर के विषय में। अब जब हम बात करते हैं आउटर स्ट्रक्चर या आउटर लेयर की, तो ये जो है ये वापस से 3 हिस्सों में बटा हुआ है। आउटर लेयर या बाह्य संरचना या बाह्य ज़ोन, जो कि वापस से 3 हिस्सों में बटी हुई है, में शामिल है में जो सबसे पहला है वो है वो है फोटोस्फेयर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रकाश मंडल। फोटोस्फेयर। इसके बाद दूसरी है जो लेयर है वो है क्रोमोस्फेयर। और जो तीसरी लेयर है वो है कोरोना। वो वाला कोरोना नहीं है जो कोविड में चला था। ये है कोरोना, जिसे हम सूर्य मुकुट या सूर्य कीट के नाम से जानते हैं। तो देखिए ये है स्ट्रक्चर इसकी सूर्य की, जिसमें तो ये 2 लेयर्स में बटी हुई है। इनर लेयर या इनर जोन, जिसे हम आंतरिक संरचना, आंतरिक लेयर कहते हैं। तो ये 3 हिस्सों में बटी हुई है। कोर, जिसे हम हिंदी में रोड कहते हैं। दूसरा है रेडिएटिव जोन, से आप लिख लीजिए। कोर को हम बोल सकते हैं क्रोड। के बाद है रेडिएटिव जोन, यानी कि विकिरण मेखला। यहाँ पर रेडिएशंस चलती हैं इस कारण से। विकिरण मेखला। तीसरी जो लेयर है वो है कन्वेक्शन जोन, यानी संवहनी या मेखला या संवहनी क्षेत्र का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पर कन्वेक्शन करंट चलती है। फिर आता है फोटोस्फेयर, आउटर लेयर की जब बात करते हैं। फोटोस्फेयर से हम हिंदी में बोलते हैं प्रकाश मंडल। फिर आता है क्रोमोस्फेयर और सबसे लास्ट में आता है कोरिया, जिसे हम सूर्य किरीट या सूर्य मुकुट के नाम से जो है जानते हैं। आइए देखिए इसको हम समझ लेते हैं। हम लोगों ने समझा हुआ था, तो हमारी ये जो चीज़ें चल रही थी ये है इंटरनल स्ट्रक्चर के विषय में। अब जो है तो
अ, ये जो लेयर है ये है फोटोस्फेयर। ये लेयर है क्रोमोस्फेयर। फोटोस्फेयर ही हमें फिर से देखने के लिए मिलती है। और सबसे लास्ट में है ये हिस्सा, इसका नाम है कोरोना। और ये जो कोरोना का पार्ट है और ये जो क्रोमोस्फेयर है ये हमेशा देखने के लिए नहीं मिलता। ये सिर्फ जब भी फुल सोलर इक्लिप्स होगा या पूर्ण ग्रहण की स्थिति होगी, ये पार्ट्स हमें। तो जब हम बात करते हैं कोर की, तो कोर क्या है? कोर सबसे आंतरिक संरचना है, सकते हैं क्या है? ये है इनर मोस्ट लेयर ऑफ द सन। इसके अलावा इस कोर में क्या हो रहा है? इसी कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन की घटना हो रही है। ये पर क्या हो रहा है? न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, जिस कारण से यहाँ पर लाइट या फिर यहाँ पर एनर्जी निकलना शुरू हो रही है। और जिस कारण से जो कोर है इसे हम एनर्जी सोर्स ऑफ द सन के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? एनर्जी सोर्स ऑफ द सन। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहीं से हमें, यहीं से जो सूर्य है उसको एनर्जी मिलना शुरू हो रही है, इस कारण से। यह है कोर के विषय। फिर जब हम आते हैं कन्वेक्शन जोन की बात करते हैं, देखिए इसे हम कन्वेक्शन जोन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ संवहनीय धाराएं चलती हैं, लगभग इस प्रकार से अप एंड डाउन वाले फॉर्म में। पर ये ऊपर की ओर जाती हैं और नीचे की ओर जाती हैं। और कन्वेक्शन करंट जो होते हैं, अगर हम बात करें कन्वेक्शन करंट की, तो ये एक ऐसी फोर्स होती है, एक ऐसा बल होता है जो कि ऊपर और नीचे की ओर कुछ इस प्रकार से चलता है। तो अब आप सोचिए कि अगर आप इमेजिन कीजिए, अगर ये कोई एरिया है और इसमें ढेर सारे मैटर्स, जिनमें ढेर सारे मैटर्स फैले हुए हैं, ढेर सारे डस्ट पार्टिकल्स और गैसेस हैं, इसके अलावा और दूसरे जो भी एलिमेंट्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें। तो इसमें अब क्या होगा? तो ये जो डस्ट पार्टिकल और गैसेस या फिर दूसरी अदर चीज़ें हैं, उसमें क्या होगा? ये भी मैटर्स क्या करेंगे? एक बार ऊपर की ओर जाएँगे और नीचे की ओर जाएँगे, यानी कि क्या हो रहा है? इसमें संवहन की स्थिति आपको देखने के लिए, कन्वेक्शन देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर भी आपको कुछ ऐसी ही चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। कन्वेक्शन ज़ोन है उसमें, तो हम हिंदी में संवहनीय क्षेत्र बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? चूँकि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें वो कुछ इस तरीके से रोटेट कर रही हैं, जितने भी मैटर्स हैं, इस कारण इसे नाम दिया गया कन्वेक्शन करंट। और इसके पहले सॉरी रेडिएटिव ज़ोन है, पहले हम उसको देखेंगे। तो जब हम बात करते हैं रेडिएट, तो यहाँ पर देखिए जब सूर्य है यानी कि सन है, इसके कोर में क्या हो रहा है? न्यूक्लियर फ्यूज़न हो रहा है, जिससे एनर्जी निकल रही है। और एनर्जी के रूप में जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, वो निकलते हैं। और जब ये चीज़ें बाहर की ओर निकल रही हैं, इस रेडिएटिव ज़ोन, क्योंकि यहाँ से रेडिएशन निकल रही है और इस कारण से ये जब इस लेयर में पहुँच रही है, इस रेडिएटिव, यही कारण है कि हम इसे रेडिएटिव ज़ोन के नाम से जानते हैं। यानी कि यहाँ पर क्यों हम इसे नाम दे रहे हैं? यहाँ पर हमें रेडिएट या फिर सूर्य की एनर्जी जो कि कोर से निकल रही है, कारण से नाम देते हैं रेडिएटिव ज़ोन या विकिरण मेखला का। उसके बाद ये जो एनर्जीज़ हैं जो निकल रही हैं, अब ये क्या करेंगी? अब ये बाहर की ओर आना शुरू करेंगी। और जब ये एनर्जी बाहर इस कन्वेक्शन करंट में आएँगी, देखिए यहाँ पर क्या चल रही है? कन्वेक्शन करंट चल रही हैं, संवहनीय धाराएँ चल रही हैं, जिस कारण से यहाँ पर जितने भी मैटर्स होंगे इस कन्वेक्शन ज़ोन में, ये सारे सारे क्या करेंगे? ये भी ऊपर-नीचे घूमना शुरू करेंगे। और यही कारण है इस क्षेत्र को नाम दिया गया कन्वेक्शन, संवहनीय क्षेत्र या संवहन।
ज़ोन का। उसके बाद ये जो 3 लेयर्स थी, ये जो इधर की लेयर है, इसे ये जो है, ये क्या है? ये है इनर पार्ट ऑफ द सन। क्या है? ये है इनर लेयर या इनर पार्ट ऑफ द सन का। और जब अब हम बाहर की ओर या आउटर लेयर को देखते हैं सूर्य, देखिए ये वापस 3 बटा हुआ है। अब क्या होगा? जो इसकी पहली परत है आउटर लेयर की, इसे हम बोलते हैं फोटोस्फेयर या प्रकाश मंडल। देखिए नाम को देखिए तो आपको पता चलेगा। जब हम बात करते हैं प्रकाश मंडल की यानी कि स्फेयर की, तो ये सूर्य की पहली ऐसी सतह या सॉरी संरचना है या लेयर है, जो कि हमें पृथ्वी से देखने के लिए, यानी कि आप जो डेली सूर्य को देखते हैं, वो हम इसके फोटोस या प्रकाश मंडल वाले हिस्से, तो इसे हम बोल सकते हैं विजिबल पार्ट ऑफ द सन है, जो कि हमें पृथ्वी से देखने के लिए मिलता है। उसके बाद फोटोस्फेयर के बाद में तो पश्चिमी लेयर है, ये है क्रोमोस्फेयर की। और आपको बताऊं कि जो फोटोस्फेयर है, अगर हम इस इमेज को देखें, ये है फोटोस्फेयर के विषय। तो यहाँ का जो टेम्परेचर है ये बहुत ही ज़्यादा है, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस का है। और इस कारण से यहाँ पर आपको ग्रेन्यूल्स देखने के, यहाँ पर हैं ये जो ग्रेन्यूल्स हैं, आप ये आपको ग्रेन्यूल्स देखने के लिए मिलते हैं। कंटिकाएँ इसको बोलते हैं, ऐसे पता, लेकिन इसके फीचर्स हैं, इसके कैरेक्टर्स मैं आपको बता दे रही हूँ। और यहीं पर हमें सन स्पॉट्स देखने के लिए मिलते हैं, पर हमें सौर कलंक देख, खोज गैलीलियो गैलीली के द्वारा जो है की गई थी। तो यहाँ पर देखिए ये जो फोटोस्फेयर है, इस पर आपको क्या देखने के लिए मिलता है? यहीं पर हमको सन स्पॉट देखने के लिए मिलते हैं। सन स्पॉट बेसिकली स्पॉट आपको देखने के लिए, अब सन स्पॉट क्या होता है? देखिए जब कभी सूर्य है, मान लीजिए सूर्य है, मान लीजिए ये सूर्य है, तो जो सूर्य है इसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है। के कोर का टेम्परेचर लगभग 10 से 14 मिलियन डिग्री सेल्सियस का होता है, जबकि इसका जो सतह है, इसका जो टेम्परेचर होता है वो 5500 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। इस कारण से जब कभी, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, तापमान बहुत ही अधिक है, तो जब कभी किसी ऐसे एरिया में जहाँ का टेम्परेचर कम हो जाए, मान लीजिए अ, ये कोई जगह है देखिए, और यहाँ का टेम्परेचर मान लीजिए बाकी जगहों का टेम्परेचर है 5500 डिग्री सेल्सियस के अराउंड, और मान लीजिए जगह है जिसका टेम्परेचर पूरे टेम्परेचर थोड़ा कम है, मान लीजिए यहाँ का टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस का है। तो अब देखिए जब बाकी जगहों पर बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो तापमान होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा। यहाँ पर जो सोलर फ्लेयर्स होती हैं, सौर ज्वालाएँ, ये बहुत ही ज़्यादा होंगी और ये बहुत ही ज़्यादा लाइटफुल, बहुत ही ज़्यादा प्रकाशमान होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, इस कारण से। लेकिन अगर कोई ऐसा एरिया इमेजिन, यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो कम है, में क्या होगा? ये जो हिस्सा होगा, ये इस हिस्से की अपेक्षा वो थोड़ा डार्क होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर तापमान बहुत है, लाइट बहुत है, इस कारण से। और इसी चीज़ को हम नाम देते हैं सन स्पॉट का। ये थोड़ा-सा अंधेरे या थोड़ा-सा डार्कर हमें देखने के लिए मिलता है इस, तो ये होता है सन स्पॉट। और ये जो सन स्पॉट है, ये फोटोस्फेयर्स में देखने के, और इसके बाद आता है क्रोमोस्फेयर। तो क्रोमोस्फेयर में देखिए आप, वर्णमंडल हम इसे हिंदी में बोलते हैं, जो कि रेडिश कलर का होता है, लाल कलर का आपको देखने के लिए मिलता है। प्लस यहाँ पर अलग-अलग प्रकार के इवेंट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, जिनमें यहीं पर आपको सोलर फ्लेयर्स देखने के लिए मिलेंगी, सौर ज्वालाएँ जो होती हैं वो देखने
इसी क्रोमोस्फेयर में सोलर विंड्स चलती हैं, वो देखने के लिए। और इस सोलर विंड्स के कारण जब ये पृथ्वी की ओर चलना शुरू होती हैं, तो यहीं से ऑरोरा की घटना हमें देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा यहीं पर हमें बेली बीड्स देखने के लिए मिलते हैं और यहीं पर हमें डायमंड रिंग देखने के लिए मिलता है। जब बेली बीड्स जो होती हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ ऐसे, पर हमें क्या देखने के लिए मिलता है? यहीं पर हमें डायमंड रिंग जैसी संरचना देखने के लिए मिलती है, या फिर जो बेली बीड्स ऐसे होते हैं। मान लीजिए कि ये सूर्य का हिस्सा है या ये क्रोमोस्फेयर है। तो यहाँ पर छोटे-छोटे जो है कुछ एरियाज़ होते हैं जो कि कुछ इस तरीके से से रहते हैं, जिन्हें हम बेली बीड्स कहते हैं। और जब यही बेली बीड्स आपस में मिल जाते हैं, तो ये कुछ बड़े आकार को ले लेंगे और ये रेडिश कलर के देखने के लिए मिलेंगे। और इसी कारण से सॉरी, तो ये जब मिलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं डायमंड रिंग। ये हमें डायमंड रिंग जैसे देखने के लिए मिलते हैं। हमने इसे नाम ही दे दिया डायमंड रिंग। ये होता है क्रोमोस्फेयर के विषय में, यानी कि हिंदी में से हम बोलते हैं वर्ण मंडल। और सबसे लास्ट होता है कोरोना का हिस्सा। ये है कोरोना, से हम हिंदी में सूर्य किरण या सूर्य मुकुट के नाम से जानते हैं। और ये क्या है? ये आउटर मोस्ट लेयर है सन की। क्या है? सबसे बाहरी संरचना सूर्य की। तो ये है सूर्य के स्ट्रक्चर के विषय। अगर आपको मैं बताऊं तो जो क्रोमोस्फेयर है, ये सिर्फ फुल सोलर इक्लिप्स फुल सोलर इक्लिप्स जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, ये हमें तभी देखने के लिए, इवन जो कोरोना है, ये भी हमें इस टाइम में देखने के लिए मिलता है। यानी कि जब भी कोरोना और ये जो है वो विजिबल तभी होता है जब पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति है तब। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ द सन के विषय में। तो आप डाल सकते हैं, अगर आपको बनाना हो तो आप इसे बना सकते हैं। यहाँ से क्या है? ये स्ट्रक्चर ऑफ द सन के ऑफ। आइए अब हम इसे जो है पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने आज की क्लास में बात की कि सूर्य की, तो सबसे पहला यहाँ है कि सूर्य जो है वो स्टार इन द मिल्की वे गैलेक्सी, यानी कि हमारे दुग्ध मेखला में स्थित एक तारा है, जो कि हमारे जो सोलर सिस्टम है इसका सेंटर का केंद्र है। और ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है, यानी ये रोटेट करता है ईस्ट टू वेस्ट के फॉर्म में। ये मैंने आपको बताया हुआ था हमारी पिछली क्लास में। इसके अलावा सन के अलावा दो और प्लैनेट्स हैं, जिनमें सन, यूरेनस और वीनस जो है वो शामिल है। ये तीनों जो हैं, ये ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर रोटेट करते हैं। इसके बाद जो मिल्की वे गैलेक्सी है, जब कभी सूर्य जो है मिल्की वे गैलेक्सी का एक पूरा जो चक्कर लेगा, वो लगभग 25 करोड़ सालों में लेगा, जिसे हम कॉस्मॉस ईयर के नाम से जानते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं कॉस्मॉस ईयर। और जो सूर्य की संरचना है वो गैसियस और प्लाज्मा स्टेट में है। प्लाज्मा स्टेट का मतलब होता है कुछ जेली जैसी संरचना, ऐसा होना। और जो सूर्य है वो एक गैसियस पिंड है, जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या है? हाइड्रोजन है। हीलियम 23% है और जो अदर चीज़ें हैं वो 3% में एग्जिस्ट करती हैं। ये सारी चीज़ें के विषय में, और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप इस पर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम लोगों ने ये देखिए एक इमेज है सूर्य की कि कैसे जो है संरचना होती है। यहाँ पर देखिए ये कोर का हिस्सा है।
देखिए ये है कोर। के बाद रेडिएटिव ज़ोन है, विकिरण मेखला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोर पर न्यूक्लियर फ्यूज़न प्रोसेस हो रही है और इस न्यूक्लियर फ्यूज़न के कारण यहाँ से जो भी रेडिएशन, जो भी एनर्जी निकल रही है, वो जिस भी सबसे पहले जिस एरिया में जा रही है, इस एरिया को हम रेडिएटिव ज़ोन के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो तीसरा लेयर है, वो है ये इनर कोर के बारे में है, चलिए। इसके बाद ये है क्रोमोस्फेयर का हिस्सा और ये है सनस्पॉट, जिसे हमने अभी आपको बताया कि सनस्पॉट क्या होते हैं। कोई भी ऐसा एरिया जिसका टेम्परेचर मेन जो टेम्परेचर है उससे थोड़ा-सा कूल डाउन हो जाए, ऐसा एरिया सनस्पॉट कहलाता है। क्योंकि धब्बे जैसी संरचना हमें देखने को मिलती है इसलिए। ये फोटोस्फेयर का पार्ट है, ये है कन्वेक्शन ज़ोन। यहाँ से जो भी रेडिएशंस निकल रहे हैं वो यहाँ पर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कन्वेक्शन करंट है, जिस कारण से जितने भी मैटर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, वो संवहन बल के कारण जो है ऊपर-नीचे होते हैं, कारण से इसे नाम दिया गया कन्वेक्शन ज़ोन का। और इसके बाद आप इधर देखिए, ये है कोरोना का हिस्सा, ये देख रहे हैं जो सबसे लास्ट वाली लेयर है वो है कोरोना का हिस्सा और ये है फोटोस्फेयर। फोटोस्फेयर क्या है? विजिबल पार्ट होता है सन का। ये ग्रैन्यूल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। ग्रैन्यूल्स का मतलब होता है कंटिकाएँ। के बाद जो है ये प्रोमिनेंस होते हैं। प्रोमिनेंस का मतलब होता है जो हाईएस्ट सोलर फ्लेयर होती है, यानी कि सबसे ऊँची जो सौर ज्वालाएँ होती हैं, उन्हें हम प्रोमिनेंस बोलते हैं। आपको लिखना हो लिख लीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरी ये नहीं। इसके बाद हम बात करते हैं सूर्य की, तो सूर्य का जो मास है, अगर हम इसका कंपैरिज़न अर्थ के साथ में करें, अर्थ ही जो है हमारा मेन प्लैनेट है। तो जब हम बात करते हैं सूर्य के मास की, तो ये लगभग 3,35,000 गुना ज़्यादा है पृथ्वी के मास से। का जो डायमीटर है, डायमीटर वो 109 गुना ज़्यादा बड़ा है। डायमीटर होता है, देखिए, बात करते हैं सर्कल की, तो किसी एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट तक को अगर हम मिला देते हैं, बोलते हैं का डायमीटर। और अगर हम बीच से ही कट करके मिला दें तो इसे हम क्या बोलते हैं? रेडियस। तो जो सूर्य का जो डायमीटर है, सूर्य का जो व्यास है, वो लगभग 109 गुना बड़ा है पृथ्वी के मास से। इसके बाद अगर हम डेंसिटी की बात करें, घनत्व की बात करें, ये लगभग 1400 किलोग्राम मीटर, जो कि वाटर यानी कि जल के जो डेंसिटी है 1000 किलोग्राम, इससे भी ज़्यादा है। इसकी जो एज है वो 4.6 बिलियन ईयर की बची और लगभग जब सूर्य का निर्माण हुआ था तो ये लगभग 10 बिलियन साल पहले बना हुआ था। उसके बाद जो है इसकी जो सरफेस का टेम्परेचर होता है वो है 55 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास में और सेंट्रल यानी कि कोर का जो टेम्परेचर है वो 10 से 14 मिलियन डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। जब हम बात करते हैं इसके कंपोजिशन के घटक की, तो इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में है हाइड्रोजन, लगभग 74.5%, हीलियम है इतने परसेंट और जितने भी दूसरे हैं वो इस 2% में एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं नंबर ऑफ एटम्स की, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो एटम है वो हाइड्रोजन के हैं, लगभग 94% और हीलियम है सिर्फ 6%। तो ये है सूर्य के की विशेषता या सूर्य की कैरेक्टरिस्टिक्स में। इसके बाद ये है स्ट्रक्चर सन का, जो कि 2 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहला है आंतरिक संरचना लेयर और दूसरी है एक्सटर्नल लेयर, जिसमें देखिए ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यहाँ से इस ऑर्डर को फिट करने के लिए आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो इंटरनल टू एक्सटर्नल पूछ लिया जाए या एक्सटर्नल टू इंटरनल पूछ लिया जाए। तो आप इसको देखिए, आप इसके माध्यम से जब हम बात करते हैं इंटरनल लेयर्स की, ये 3 लेयर्स में बटी है, कोर, रेडिएटिव ज़ोन और कन्वेक्शन पढ़ा इसकी। फिर है एक्सटर्नल लेयर्स, इसमें फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और कोरोना है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद ये है इनके विषय में, जब हम बात करते हैं कोर की, तो कोर में क्योंकि देखिए न्यूक्लियर फ्यूज़न हो रहा है, प्लस यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है, लगभग 14 मिलियन डिग्री सेल्सियस का। इस कारण से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूज़न की घटना होगी और यहाँ पर हाइड्रोजन हीलियम में बनेंगे, कारण से यहाँ से लाइट इमिट होना शुरू होगी और ये जो है ये प्लाज़्मा स्टेट देखने के लिए मिलता है। जब हम बात करते हैं रेडिएटिव ज़ोन, विकिरण मेखला की, ये जो है
यहाँ पर विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, यानी एनर्जी ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कारण से इसे हम क्या बोलते हैं? रेडिएटिव जोन बोलते हैं। फिर तीसरी जो है वो है कन्वेक्शन जोन या कन्वेक्शन संवहन मेखला की, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, सूर्य के जितने मैटर्स हैं, मटेरियल हैं, उनमें कन्वेक्शन देखने के लिए मिल रहा है। इस कारण से ये है सूर्य के इंटरनल पार्ट के विषय में। बाद है ये स्ट्रक्चर है इसका। इसके बाद है फोटोस्फेयर का हिस्सा, जिसमें ये क्या है, ये विजिबल लेयर है सन की। का जो टेम्परेचर है ये लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस का है। यहाँ पर आपको ग्रेन्यूल्स, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसकी खोज की गई थी गैलीलियो गैलीली के द्वारा। और यहाँ पर जो धब्बे, ये देखिए, ये सन स्पॉट के विषय में है कि सन स्पॉट जो है वो क्या होते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि सूर्य प्रकाश मंडल पर अस्थायी घटनाएं जो धब्बे के रूप में दिखाई देती हैं, क्या बोलते हैं सन स्पॉट। का टेम्परेचर लगभग इतना होता है। और ये इम्पॉर्टेंट है कि जो फोटोस्फेयर होते हैं उनका जो साइकिल चलता है वो लगभग 11 सालों का होता है, यानी कि 11 साल तक आपको बहुत ही ज़्यादा जो सोलर फ्लेयर्स रहेंगी वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की रहेंगी, और फिर वो 11 साल तक धीरे-धीरे कम होंगी, फिर वो बढ़ेंगी, तो ये एक साइकिल चलती रहती है फोटोस्फेयर के विषय में। इसके बाद 5वां है क्रोमोस्फेयर, जो कि रेडिश कलर का होता है। ये पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय हमें देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है, बताइए कि जो डायमंड रिंग्स होती हैं वो सूर्य के कौन से हिस्से से अटैच होती हैं, या कौन से हिस्से में देखने के। तो जो डायमंड रिंग है वो क्रोमोस्फेयर में हमें देखने के बाद जो छठी लेयर और सबसे लास्ट लेयर है, ये है कोरोना, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सूर्य किरीट या सूर्य। ये सूर्य की सबसे बाहरी लेयर है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। इसका जो टेम्परेचर होता है वो लगभग इतना होता है। प्लस यहाँ से एक्स रे जो रेज होती हैं उनका एमिशन होता है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये भी हमें सिर्फ और सिर्फ फुल सोलर इक्लिप्स के टाइम में देखने के लिए। तो ये है सूर्य के स्ट्रक्चर के विषय में। अब आगे, तो आज की क्लास के लिए, कल की क्लास में हम लोग सोलर विंड और जो बाकी चीज़ें वो बची हुई हैं उनके विषय में पढ़ेंगे। आपको चीज़ें कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी सजेशन, सारी चीज़ों को। आई होप कि आपको जो है चीज़ें समझ में आ रही हों। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।